जब तक यशोदा का भाई राजपाट संभालने लायक नहीं होगा तब तक सारा राजकाज उसी के पास रहेगा। क्यों ना हम ये सारा राज्य अपने हाथ में ले लें और खुद महाराजा महारानी बन जाएं। अरे अनुराधा, पर हम दोनों राजा रानी कैसे बन सकते हैं? ये कैसे संभव है? अभी यशोदा कुछ दिनों की गर्भवती है। जैसे ही उसका बच्चा पैदा होगा हम यशोदा और अशोक दोनों को रास्ते से हटा देंगे और फिर इस राज्य के राजा रानी हम ही बन जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। बच्चे के पैदा होने के बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। ठीक है। 1 साल बीत गया। एक दिन अनुराधा अपनी भाभी के पास गई। देखो यशोदा, तुम्हारी बेटी भी 1 साल की हो गई है और तुम इस राज्य का कारोबार भी संभाल रही हो। तो क्यों ना तुम सच में इस राज्य की महारानी बन जाओ और अपनी बेटी को उत्तराधिकारी घोषित कर दो। दीदी, ये राज्य मेरे भाई का अधिकार है, मैं उसके हक को कैसे छीन सकती हूँ? मैंने पिताजी से वादा किया था कि जब तक मेरा भाई राजपाट संभालने योग्य नहीं हो जाता मैं उसकी रक्षा करूंगी। मुझे ये राजपद नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अनुराधा गुस्से में आग बबूला होकर अपने कक्ष में चली गई और कुछ देर सोचते हुए खुद से बोली, मेरी एक दोस्त है जो जंगलों में जहरीले पौधों की बहुत अच्छी जानकारी रखती है। मैं उससे एक ऐसा पौधा लाऊंगी जिससे हम उन्हें आसानी से और सुरक्षित तरीके से मार सकें और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। संतान तो कोई है नहीं, अब बुढ़ापे का भी तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। फिर अनुराधा रात के अंधेरे में महल के पीछे वाले रास्ते से निकली और घने जंगलों से होते हुए ललिता की झोपड़ी में पहुंची। अरे अनुराधा, तुम इतनी रात को मेरी झोपड़ी में क्या कर रही हो? तुम्हें तो मेरा काम पसंद नहीं था, फिर आज यहाँ कैसे आ गई? देखो ललिता, माफ कर देना, किसी के काम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे इसका आज एहसास हुआ है। अब मुझे एक ऐसा पौधा दो जिसके थोड़े से रस से ही कोई भी मर जाए। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है? इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें पैसा चाहिए ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए धन लेकर आई हूँ। अनुराधा ललिता के सामने एक पोटली रख देती है। अरे, ये तो शाही मुद्रा है। फिर ललिता अपनी झोली से एक जहरीला पौधा निकालकर अनुराधा के हाथ में रख देती है। ये पौधा इतना खतरनाक है कि अगर इसकी एक बूंद भी किसी इंसान या जानवर के गले में चली जाए तो उसकी मौत तुरंत हो जाएगी। और खास बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मौत जहर से हुई है या किसी और कारण से। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर अनुराधा वो जहरीला पौधा लेकर अपने कक्ष में लौट गई। रात इसी तरह गुजर गई और सुबह होते ही वो उस जहर को शरबत में मिलाकर यशोदा के कमरे में जाती है। यशोदा, आज मैंने खास शरबत बनाया है, तुम भी पियो ना। ये लो अशोक, तुम भी पी लो। अशोक और यशोदा दोनों शरबत पीते हैं। कुछ ही देर में दोनों वहीं गिर पड़ते हैं और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। चलो, मेरा काम सफल हो गया। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने अपने भाई और भाभी को अपने हाथों से मारा है। सत्ता के लिए इतनी अपनों की कुर्बानी देनी तो बनती ही है। अनुराधा तेजी से वहां से निकलकर अपने कक्ष में चली जाती है। तभी वीरभद्र वहां पहुंचता है और दोनों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। हाँ, ये क्या? नहीं 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 नहीं, बहन बहन, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठो बहन, उठो। ईश्वर, ये क्या हो गया? ये दोनों उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठो बहन, उठो। उठो बहन, उठो। पीछे से मंत्री दौड़ते हुए आता है। राजकुमार, राजकुमार, शांत हो जाइए राजकुमार। लगता है कि इन दोनों की मृत्यु किसी बुरी शक्ति के कारण हुई है। हाँ, अब ये दोनों इस दुनिया में नहीं रहे हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं मंत्री जी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? राजमहल में मेरी दीदी और मेरे जीजा जी को भला कौन मार सकता है? और मेरी भांजी, वो तो अभी पैदा हुई है। ये अपनी माँ के बिना कैसे रहेगी? अब मैं क्या करूं, क्या करूं?
शांत हो जाइए राजकुमार, हमें अब इनका अंतिम संस्कार करना होगा। आपकी बहन और बहनोई दोनों एक साथ इस दुनिया को छोड़ गए हैं। पता नहीं अब ये राज्य कैसे चलेगा, पता नहीं। हाँ मंत्री जी, सारी जिम्मेदारियां मेरी बहन ही संभाल रही थी, लेकिन अब हमें अपनी गद्दी संभालनी होगी। फिर ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तभी अनुराधा रोते हुए आती है। महाराज, अपनी भतीजी को लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी बहन और हमारे जीजा हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मैं अपनी भांजी को खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो कहीं नहीं जाएगी। नहीं, मैं इसको आपको नहीं दे सकती, क्योंकि ये मेरी भाभी की औलाद है और इस राज्य की महारानी भी वही थी, इसीलिए ये राज्य उसकी बेटी का होगा। ये कैसी बातें कर रही हो आप? इस राजगद्दी का अधिकार हमारा है, क्योंकि हम इस राज्य के राजकुमार हैं, और अगर मेरी भांजी का हक होगा भी तो हम उसे जरूर देंगे, लेकिन तब जब वो बड़ी होगी तो हम ये राजगद्दी उसे सौंप देंगे। मुझे कैसे भरोसा हो कि बाद में तुम अपनी औलाद को ये राजगद्दी नहीं दोगे? नहीं, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और अपनी भांजी की परवरिश करूंगा। उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर अनुराधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और अपने कक्ष में आ जाती है, जहाँ लखन बैठा हुआ था। अरे क्या हुआ? तुम्हारा काम हुआ क्या है? नहीं, जब तक वह लड़की जिंदा रहेगी मैं इस राज्य पर कब्जा नहीं कर सकती, क्योंकि जब वह बड़ी होगी तो राजगद्दी उसे मिलेगी। इसलिए क्यों ना आज रात हम उसे भी मार दें। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो ये आखिरी काम भी पूरा कर लेते हैं। आधी रात होते ही अनुराधा और लखन चोरी छिपे सोनम के कक्ष में जाते हैं और उसे उठाकर घने जंगल में छोड़ आते हैं। वो उसे कपड़े में लिपटी बच्ची समझकर जंगल में छोड़ आते हैं। वो बच्ची नहीं, एक मोम की गुड़िया थी। तुम महल में थी, तभी मैं वहां से गुजरी और मैंने तुम्हें उठा लिया। तुम्हारी जगह मोम की गुड़िया रख दी। मैंने तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी ली, लेकिन मैं तुम्हें परीलोक नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि तुम इंसान थी। इसलिए अगली सुबह मैंने तुम्हें एक बूढ़े इंसान को सौंप दिया, जिसे उसकी बेटी बहू ने घर से निकाल दिया था। तुम्हें परिवार और उसे जीने का सहारा मिला, और उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। मैं बीचों बीच में आकर तुम्हारी देखभाल करती रहती थी। तो क्या मेरे माता पिता के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ? अगर महाराज मेरे मामा जी थे तो उन्होंने मुझे इतने सालों तक क्यों नहीं ढूंढा? जब मैं चोरी हुई थी तब उन्हें मुझे ढूंढना चाहिए था। अब मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी। परी मुस्कुराती है और कहती है, अब महल चलो, तुम्हारा मामा सारी जिंदगी से तुम्हें खोज रहा है। मैं उन्हें सच नहीं बता पाई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा था। तुम वहीं पली जहाँ किसी को शक नहीं हुआ। अगर राजा को पता लग जाता तो वह मरी हुई बहन की बेटी में अपनी बहन ढूंढता और महल ले आता, क्योंकि राजा भावुक हो जाता और दुश्मन को मौका मिल जाता। अब वही साजिश दोबारा रची जाती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने रुद्र के पास जाऊं, जो मंदिर में इंतजार कर रहा है मुझसे शादी करने के लिए, या मैं महाराज के पास जाऊं, जो इतने वर्षों से व्याकुल हैं। ठीक है, मैं महाराज के पास ही जाऊंगी, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ है और मुझे अपनी पहचान भी ढूंढनी है। उसके बाद मैं विवाह करूंगी। तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। तुम्हें राजमहल ही जाना चाहिए। तुम इस कौवे के साथ जाओ, जो तुम्हें सुरक्षित राजमहल छोड़ देगा, और तुम्हारी हाथ में जो सिक्का है, जब भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो तुम इस सिक्के को उछाल देना। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हिफाजत करके राजमहल तक छोड़ दूंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो, आ जाओ। फिर कौवा सोनम के साथ उस गुफा से निकल पड़ता है और दोनों घने जंगलों से होते हुए राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल पहुंचते ही राजा वीरभद्र सोनम को देखते हैं और अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। पहचाना महाराज, ये आपकी भांजी है, जिसको आप इतने सालों से खोज रहे हो। हाँ,
हमारी भांजी इतने दिनों बाद। हाँ, भांजी बेटा तुम ठीक तो हो ना? आपने मुझे कैसे पहचाना? मैं आपकी भांजी हूँ। क्योंकि तुम बिल्कुल हमारी बहन जैसी हो, बिल्कुल वही चेहरा, वही शक्ल, बिल्कुल हमारी बहन जैसी।